बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 17 पढ़ रही हैं, जिसका की नाम है सांस सांस में बांस। बच्चों, यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज और इसका हिंदी में अनुवाद किया है शशि सबलोग जी ने। आप मेरे साथ यह पाठ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज आप मेरे साथ यहाँ पर इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न कहाँ से है और क्या है। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न निबंध से लिया गया है। चलते हैं प्रश्न की तरफ। बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती है? बच्चों, यहाँ पर बांस को बूढ़ा कहा गया है। क्या बांस बूढ़ा होता है? अगर बूढ़ा होता है तो उसे बूढ़ा कब कहा जाता है, यह आपको बताना है और बताना है कि बूढ़े बांस में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जो कि युवा बांस में नहीं होती है। देखिए, 3 वर्ष से अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जाता है। कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले बांस को? 3 वर्ष से अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जाता है। बूढ़ा बांस बहुत ही सख्त होता है और जल्दी टूट जाता है, और जो युवा बांस होता है वह बहुत लचीला होता है, आसानी से नहीं टूटता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? बच्चों, आपने इस पाठ में बहुत सारी वस्तुएं के बारे में जाना जो कि बांस से बनी हुई थी। उन सारी की सारी वस्तुओं में आप लोगों को आश्चर्यजनक कौन सी वस्तु लगी, यह आपको बताना है। साथ में यह बताना है कि वह आश्चर्यजनक आपको क्यों लगी। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ टोकरी और जकाई लगी, क्योंकि टोकरी को अनेक आकार में रंग बिरंगी चित्रों या चैकों में बुना जाता है, और जो जकाई है वह एक तरह का जाल होता है जिससे पूर्वोत्तर के लोग मछलियां पकड़ते हैं, और विशेष रूप से असम के लोग इससे मछलियां पकड़ा करते हैं। देखते हैं आगे। बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? बच्चों, आपको निबंध के आधार पर यह बताना है कि बांस की बुनाई मनुष्य ने कब प्रारंभ की होगी। देखिए, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में उस दौर से आरंभ हुई होगी जब मानव बांस की टोकरियों में भोजन इकट्ठा किया करता था। यानी शुरुआत में उसने बांस की टोकरियों का उपयोग भोजन को इकट्ठा करने में किया होगा। चलते हैं आगे। बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? यानी आपको इस पाठ में यह बताना है कि हमारा जो यह पाठ है यह देश के किस भूभाग के संदर्भ में है। तो बच्चों, यह बांस से विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों के संदर्भ में दी गई है, और इन 7 राज्यों में से नागालैंड का विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख किया गया है। चलते हैं आगे। अब जो हम प्रश्न हल करने वाले हैं वह निबंध से आगे शीर्षक से लिए गए हैं। देखिए, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। बच्चों, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि बांस का जो इस पाठ में उपयोग बताया गया है उससे भी बहुत अधिक कार्यों में, बहुत ही अधिक जगह पर बांस का उपयोग होता है, और आपको बताना है संगीत में, प्रकाशन में, मच्छर में एक नया संदर्भ देना है, फर्नीचर में बांस का कैसे कैसे उपयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम संगीत के लिए बताएंगे कि जो हमारे बांस है उसमें संगीत के कई वाद्य यंत्र बनते हैं तथा कई यंत्रों को बजाने में इसका उपयोग भी किया जाता है, जैसे कि बांसुरी बांस से ही बनती है। प्रकाशन देखिए, प्रकाशन के लिए उपयोगी कागज बांस की लुगदी से ही बनाया जाता है। मच्छरों से बचने के लिए बांस की मच्छरदानी एवं उसे तानने के लिए पतले बांस की जरूरत होती है। देखिए, फर्नीचर बांस से कुर्सी, टेबल, रैक आदि कई फर्नीचर बनाए जाते हैं। और एक नया संदर्भ देखिए, बांस से घरेलू उपयोगी सामान बनाया जाता है, जैसे कि हाथ का पंखा, दीवार पर लटकने वाला कलाबत्तू, छाजला सूप आदि, ये सब बांस से ही बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ों बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने प्राकृतिक संसाधन है। आपको इन प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक जीवन में उपयोग लाई जाने वाली चीज़ें के नाम यहाँ पर लिखने हैं। देखिए, हमारे प्राकृतिक संसाधन है चमड़ा, घास के तिनके, पेड़ की छाल, गोबर और मिट्टी। इन सब से हम दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं का नाम लिखेंगे जो कि इनसे बनती है। इनमें से किन्हीं एक या दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। यानी यहाँ पर क्या करना है, इनमें से आपको कोई एक प्राकृतिक संसाधन लेना है और उस प्राकृतिक संसाधन से हम कैसे सामान बनाते हैं आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहले हम प्राकृतिक संसाधनों को देखते हैं, इनसे बनने वाली दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा चमड़ा। चमड़े से हम क्या क्या बना सकते हैं? जूते, बैग, बेल्ट, पर्स आदि बनाए जा सकते हैं। घास के तिनके से हम क्या क्या बना सकते हैं? खिलौने, सजावटी सामान आदि बना सकते हैं। और पेड़ की छाल से हम पाउडर, देशी दवाइयाँ आदि भी बना सकते हैं। और गोबर से हम खाद बनाते हैं, उपले बनाते हैं। मिट्टी से हम खिलौने बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी से गमले आदि भी हम बना सकते हैं। देखिए, अब हम मिट्टी से के बारे में देखेंगे। इसका उपयोग बर्तन बनाने या खिलौने बनाने में किया जाता है। इसके लिए मिट्टी को बारीक छानकर, पीसकर, पानी में गूंथकर और लोई जैसा बनाकर चाक की सहायता से अलग अलग आकार के बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों को भट्टी या आग में पकाया जाता है। इन पर रंग या चूने के चित्र आदि भी बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बसती है? इस प्रश्न में क्या करना है, आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न पढ़ते हैं और आप उन जगहों को भी देखते होंगे जहाँ पर कि बांस बहुत अधिक उगते हैं और उनके जरिए आप उस जगह के बारे में क्या सोचते हैं, आपको यह लिखना है। देखिए, जिन जगहों पर बांस उगते हैं, अखबारों और टेलीविज़न पर उन स्थानों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। विशेष रूप से टेलीविज़न में बांस के पौधों के बड़े बड़े झुरमुट दिखाई देते हैं। साथ ही बांस की चीज़ें, फर्नीचर एवं सजावटी सामान बनाए हुए कारीगर दिखाई देते हैं और उन तस्वीरों को देखकर हमारे मन में उन जगहों की आकर्षक तस्वीरें उभरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न हमारा अनुमान और कल्पना वाले विषय से लिया गया है। आपको इन प्रश्नों का उत्तर अनुमान और कल्पना के आधार पर देना है। देखिए, इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे कि देखिए, छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यानी कि आप यहाँ पर आपने यह पढ़ा है और इस पढ़ने के बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर, ये जो गद्यांश आपने पढ़ा है उसके आधार पर, अनुमान और कल्पना के आधार पर आपको उनका उत्तर देना है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हमारा उत्तर होगा, शंकु के आकार का जाल पानी की सतह पर रखा जाता है। इस पर बांस की खपच्चियां आपस में एकदम से मिली रहती हैं। इस कारण इससे छोटी मछलियां आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। देखिए, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता होगा? देखिए, शंकु की तरह बने जाल का नीचे का हिस्सा नुकीला होता है और वहां पर खपच्चियां एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे
क्यों चलना पड़ता है? देखिए यह जाल छोटा होता है, अधिक मजबूत भी नहीं होता है, इसलिए मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा व्याकरण भाग से लिया गया है। देखिए, बनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव और घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ। उन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो। आपको क्या करना है, आपके सामने ये 4 शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से आपको यह देखना है कि ये किस प्रत्यय के योग से बने हैं और फिर उसी प्रत्यय के योग से आपको और 3-3 शब्द बनाने हैं। देखिए, पहला शब्द है हमारा बनावट। बनावट शब्द में हमें आवट प्रत्यय देखने को मिलता है और आवट से बनने वाले 3 शब्द हैं मिलावट, लिखावट और बनावट। बच्चों, आप अपनी सुविधा के लिए और दूसरे शब्द भी बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और शब्द आ रहे हैं तो आप और शब्द भी लिख सकते हैं। देखिए, फिर नुकीला, नुकीला में कौन सा प्रत्यय है? इला प्रत्यय है और इला प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं रसीला, भड़कीला और चमकीला। फिर देखिए दबाव, दबाव में प्रत्यय है आव और आव प्रत्यय से बनने वाले हैं फैलाव, घुमाव और कसाव। देखिए घिसाई, घिसाई शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है और आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं सिलाई, पढ़ाई और लड़ाई। इनका वाक्यों में प्रयोग देखिए, मिलावट, मिलावट का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। आजकल हर चीज़ में मिलावट हो रही है। फिर देखिए रसीला का प्रयोग करेंगे, आम बहुत रसीला फल है। फैलाव का देखिए, बाढ़ के पानी का फैलाव घटने लगा। सिलाई का देखिए, रमा सिलाई करने में दक्ष है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब हम पहले यहाँ पर वाक्य पढ़ेंगे। वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों का ही जिक्र कर पाए हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ों बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती है। रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, ये जो रेखांकित शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इन रेखांकित शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है और इनको ध्यान में रखते हुए इन वाक्यों को दूसरे ढंग से लिखना है, यानी कि अर्थ उनका वैसा ही निकले जैसा कि हमें बताया गया है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। इनकी जगह हमें दूसरे शब्द प्रयोग में लाने हैं। देखिए पहला, वहाँ बांस की चीज़ों बनाने का चलन भी खूब है। यहाँ पर हम इस चलन शब्द की जगह दूसरा शब्द प्रयोग में लेंगे। देखिए यहाँ बांस की चीज़ें बनाने का रिवाज भी बहुत है। देखते हैं आगे। अब हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों का ही जिक्र कर पाए हैं। बच्चों यहाँ पर जो रेखांकित है वह जिक्र के ऊपर है। हम यहाँ बनाएंगे, हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों की ही चर्चा कर पाए हैं। यहाँ पर हमने जिक्र की जगह चर्चा शब्द का उपयोग किया है। देखिए आगे, मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ों बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। यहाँ पर हम मसलन और हर एक की जगह दूसरे शब्दों को उपयोग में लाएंगे। मसलन की जगह हमने लिखा है उदाहरण के लिए और हर एक की जगह लिखा है हमने प्रत्येक, और इससे हमारा वाक्य बन गया है। उदाहरण के लिए आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को प्रत्येक गठान से काटा जाता है। देखिए खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती है। इससे हम बनाएंगे खपच्चियों से अनेक प्रकार की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। यहाँ पर हमने तरह तरह की जगह अनेक प्रकार शब्द को प्रयोग में लाया है। देखिए आगे,
तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? आपको यह बताना है कि हम तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं, बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं और जो उसके साथ बाकी उंगलियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो, कक्षा में अपने साथियों और शिक्षकों को बताओ। तो बच्चों देखिए, आपकी जो ये हमारे हाथ का चित्र है, इसमें से आपको यह बताना है कि तर्जनी उंगली कौन सी है। तो बच्चों, ये जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, यह हमारी तर्जनी उंगली है। जैसे हम इसको तर्जनी कहते हैं, वैसे ही तर्जनी के जो बाद वाली उंगली है, इसे हम मध्यमा कहते हैं। मध्यमा के बाद आती है हमारी अनामिका, और अनामिका के बाद आती है हमारी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा, और ये हमारा अंगुष्ठ यानी कि अंगूठा है। देखिए, अंगूठे के पास उंगली को तर्जनी कहते हैं। बच्चों, ये जो उंगली है इसे हम तर्जनी कहते हैं। अब आप यह ध्यान रखेंगे कि हमारी जो ये उंगली है जो कि अंगूठे के पास वाली है, इस उंगली को हम तर्जनी कहेंगे, और जो तर्जनी के बाद वाली जो उंगली है वह मध्यमा कहलाती है, और मध्यमा के बगल वाली उंगली अनामिका कहलाती है, और जो ये सबसे छोटी उंगली होती है वह कनिष्ठा कहलाती है। आम बोलचाल में अंगूठा बड़ी उंगली, बीच की बड़ी व छोटी उंगली, छुटकी उंगली हम कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगलियों के नाम हैं। इन्हें पहचानकर सही क्रम में लिखो। आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि यहाँ पर जो हमारे हाथों की उंगलियों और अंगूठे के नाम दिए गए हैं, क्या वो सही क्रम में लिखे गए हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो आपको इन्हें सही क्रम में लिखना है। देखिए बच्चों, दिया गया क्रम और नाम सही है। कैसे सही है? देखिए, ये हमारा अंगूठा है, ये फिर तर्जनी है, तर्जनी के बाद में मध्यमा है, फिर यह हमारी अनामिका है, और अनामिका के बाद हमारी कनिष्ठा है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 17 के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।